बात थी एक बार। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कच्चा चिट्ठा में आज बात इजरायल को भड़काने वाले उस कदम की जिसकी चिंगारी जापान तक पहुंच चुकी है। रेड सी यानी लाल सागर की मिस्ट्री ने इस वक्त इजरायल और अमेरिका को बहुत ही ज्यादा डरा दिया है। वो खौफ के साए में है। 10 मिनट के एक कमांडो ऑपरेशन ने अब वर्ल्ड वॉर का बड़ा खतरा कुछ इस तरह से पैदा कर दिया। हेलीकॉप्टर एक जहाज के ऊपर मंडरा रहा है। हेलीकॉप्टर की कोशिश है कि वो किसी तरह शिप पर उतर जाए। खतरा बहुत ज्यादा है। हेलीकॉप्टर के पिछले रैंप वाले दरवाजों पर 2 झंडे लगे। एक है यमन का झंडा और उसके नीचे है फिलिस्तीन का फ्लैग। ये लाल सागर है। दुनिया इसे रेड सी के नाम से जानती है। आखिर यहां रेड सी में क्या हो रहा है? हेलीकॉप्टर किसी तरह जहाज की रफ्तार से रफ्तार मिलाकर आगे बढ़ता है और इस शिप पर उस जगह पर पहुंचता है जहां ये जहाज पर उतर जाए। लेकिन अचानक इस हेलीकॉप्टर से कमांडो निकलने शुरू हो जाते हैं। जहाज पर हमला होता है और ये कमांडो जहाज पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। AK-47 और बाकी हथियारों से लैस ये कमांडो जहाज पर आगे बढ़ते हैं। हेलीकॉप्टर फौरन जहाज से उड़ जाता है। क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम। ये कमांडो जल्दी से जल्दी जहाज के ब्रिज की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिज यानी वो जगह जहां से पानी के जहाज को कंट्रोल किया जाता है। शिप के स्टाफ की तरफ राइफल ताने ये सभी हमलावर जहाज के ब्रिज में दाखिल हो जाते हैं और फिर क्रू मेंबर्स हैंड्स अप करके हमलावरों की इस टीम के आगे सरेंडर कर देते हैं। रेड सी में चलते हुए जहाज पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये हमला रेड सी की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गया। 2 मिनट के अंदर कैसे पूरे जहाज को इस कमांडो टीम ने अपने कब्जे में ले लिया और इनका मकसद क्या है? शिप के ब्रिज पर कंट्रोल करने के बाद इन हमलावरों का कब्जा बाकी जहाज पर होने लगता है और फिर लगते हैं वो नारे जो यमन के हूती विद्रोही अमेरिका और इजरायल के खिलाफ लगाते हैं। ये है जहाज गैलेक्सी लीडर जो लाल सागर से गुजर रहा था और अब यमन के हूती विद्रोहियों के कब्जे में आ चुका है। उसके चारों तरफ उनकी स्पीड बोट है। जहाज पूरी तरह उनके कंट्रोल में है। यमन में बैठे हूती विद्रोहियों की सरकार का दावा है कि उसने इजरायल के जहाज को टारगेट किया है और ये गाजा में बमबारी का बदला है और ऐसे हमले होते रहेंगे। أو التي تتعامل معه بأنها سوف تصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة وتهيب بكل الدول التي يعمل رعاياها في البحر الأحمر بالابتعاد عن أي عمل أو نشاط مع السفن الإسرائيلية أو السفن المملوكة لإسرائيليين। बीच समंदर में ये ऐसा कमांडो ऑपरेशन है जिसे इजरायल के लिए 7 अक्टूबर 2023 के बाद दूसरा बड़ा झटका कहा जा रहा है। और ये भी कि रेड सी अब इजरायल के बरमूडा का ट्रायंगल बन गया है। बरमूडा ट्रायंगल वो जगह है जो दुनिया भर के समुद्री जहाजों के गायब होने की जगह के तौर पर बदनाम रही है। लाल सागर का खतरा इजरायल और अमेरिका पर बुरी तरह मंडराने लगा है। रेड सी में यमन के हूती विद्रोही वो कर रहे हैं जो अब तक बाकी अरब देशों ने सोचा भी नहीं था। लेकिन इनमें सबसे बड़ा पेंच यह है कि इजरायल ने इनकार कर दिया है कि उसका इस शिप से कोई लेना देना भी है। गैलेक्सी लीडर जहाज का रिकॉर्ड बताता है कि यह कार सप्लाई करने वाला शिप है जो 48,000 टन तक वजन के साथ चलता है।
इस जहाज के मालिकों को रे कार कैरियर्स नाम की कंपनी से जोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि ये कंपनी इजराइल के कारोबारी अब्राहम रामी उंगर ने बनाई थी। इसलिए हूती विद्रोहियों को लगा कि यह जहाज इजराइल का है, लेकिन जहाज के मालिक एक ब्रिटिश कंपनी है और अभी इसका संचालन जापान की एक कंपनी करती है। またイスラエルとも意思疎通を図りつつ、当事者である保守派への直接の働きかけに加え、サウジ、オマーン、イラン等の関係国に対して इसका मतलब साफ है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध में अब सिर्फ अमेरिका, ईरान और अरब देश ही नहीं बल्कि यूरोप से लेकर जापान तक फंस सकते हैं। इस युद्ध का दायरा और बढ़ सकता है। जैसा कि शुरुआत से खतरा बताया जा रहा है, गैलेक्सी लीडर के क्रू मेंबर्स में कई देशों के लोग शामिल हैं। इसमें बुल्गारिया से लेकर फिलीपींस, मैक्सिको और यूक्रेन के कर्मचारी भी हैं और इस वक्त ये सभी हूती विद्रोहियों के कब्जे में है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी दावा कर चुके हैं कि इस जहाज के स्टाफ में कोई भी इजरायली नहीं है। हालांकि यमन, जो इस वक्त गाजा में चल रही बमबारी को लेकर बहुत गुस्से में है और जहां रोजाना इजराइल के खिलाफ हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां बैठी हूती सरकार का दावा है कि उसने इजरायली शिप को ही कब्जे में ले लिया है और इजराइल अब सिर्फ डर की वजह से पीछे हट रहा है। عملية عسكرية في البحر الأحمر كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واجتيازها إلى الساحل اليمني. إن القوات المسلحة اليمنية تتعامل مع طاقم السفينة وفقا لتعاليم وقيم ديننا الإسلامي. शिप को लेकर हूती विद्रोहियों के दावे गलत हो सकते हैं, लेकिन यह मिसाइल अटैक साबित करता है कि यमन अब इजराइल के खिलाफ एक तीसरा मोर्चा खोल चुका है। यमन से फायर की जा रही मिसाइल और ड्रोन दक्षिणी इजराइल को टारगेट कर रहे हैं। सवाल है, क्या अब यमन होगा इजराइल का अगला टारगेट? क्या इजराइल अब यमन में भी गाजा जैसा ऑपरेशन चलाएगा और हमास के बाद यमन के हूती विद्रोहियों पर इजराइल की सेना टूट पड़ेगी? कुल मिलाकर इस वक्त रेड सी की मिस्ट्री इजराइल और अमेरिका के लिए बरमुडा ट्रायंगल वाला खतरा बन चुकी है। इजराइल दावा कर रहा है कि गैलेक्सी लीडर को ईरान की शह पर ही अगवा किया गया है और ईरान ही इस हाईजैक का मास्टरमाइंड है। تامزنی‌ها باطل و ناشی از شرایط بغرنجی است که رژیم صهیونیستی با آن دست به گریبان रेड सी की मिस्ट्री के पीछे मास्टरमाइंड कोई भी हो, इसका सबसे खतरनाक मकसद बाइडन और नेतन्याहू को साफ साफ नजर आ रहा है। बाइडन को लाल सागर में तूफान नजर आ रहा है तो नेतन्याहू को लग रहा है कि उन्हें गाजा और लेबनान के बाद तीसरे युद्ध में फंसाने की साजिश शुरू हो गई है। रेड सी की मिस्ट्री अब गाजा में चल रही बमबारी का बहुत बड़ा बदला कही जा रही है। इजराइल और अमेरिका को बड़ी चुनौती 4 एच से मिल रही है। ये चारों एच इजराइल और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। इन चारों एच को ईरान का पूरा समर्थन है। एच से हमास, जिसने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजराइल को कड़ी टक्कर दी है। एच से हिजबुल्लाह यानी लेबनान का मिलिशिया, जिसने इजराइल के उत्तरी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। एच से इराक का मिलिशिया हश्द अल शाबी, जिसने इराक और सीरिया में अमेरिका के अड्डों पर हमले किए हैं। एच से हूथी यानी यमन का विद्रोही गुट, जिसने लाल सागर पर गुजरने वाले हर इजरायली शिप को टारगेट पर रख लिया है। Seizure of the motor vessel Galaxy Leader in the Red Sea is a flagrant violation of international law. We demand the immediate release of the ship and its crew, and we will consult with our allies and UN partners as appropriate on next steps. इस वक्त लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर ऐसा युद्ध चल रहा है कि गाजा में हो रहे हमले छोटे लगेंगे। देखिए हिजबुल्लाह ने कैसे बुरखान मिसाइल से इजराइल के अड्डे पर बहुत करीब से हमला किया। पहले मिसाइल फायर और कुछ दूरी पर इजराइल के अड्डे पर ये जाकर बिल्कुल सटीक जगह पर गिरती है। ये इजराइल के कब्जे वाले इलाके में उसकी सेना के अड्डे की हालत है। जहां मिसाइल गिरी उस जगह की हालत देखिए। लग रहा है कि इजराइल का पूरा मिलिट्री अड्डा तबाह हो गया है। तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं कि यहाँ कैसे बर्बादी हुई है। हिजबुल्लाह ने अपनी छोटी दूरी की बुरखान मिसाइल से बहुत बड़ा नुकसान किया है।
हिजबुल्लाह ने अपने सबसे खतरनाक स्नाइपर फोर्स उतार दी है। हिजबुल्लाह ने अपने एंटी टैंक दस्तों को इजरायल की पोस्ट पर लगातार हमलों का ऑर्डर जारी किया है। इजरायल के कई शहर टारगेट पर हैं। गाजा में बमबारी के खिलाफ हिजबुल्लाह और हूती दोनों ने अपना हथियार गोदाम खोल दिया है। यमन अब इजरायल के समुद्री जहाजों को भी टारगेट कर रहा है। लेकिन ऐसे हमलों और गाजा पर बमबारी जारी रखने के बीच नेतन्याहू ने अपना वॉर ट्रायंगल तैयार किया है। अल-शिफा अस्पताल के बाद अब गाजा के इंडोनेशियाई अस्पताल को भी इजरायल के टैंकों ने घेर लिया है। फिलिस्तीन की मीडिया ने यह दावा किया कि इजरायल इस अस्पताल के लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है। इजरायल ने इस तरह के दावों का साफ तौर पर खंडन भी किया है। अब इजरायल को उम्मीद है कि उसका नया एक्शन हमास के बड़े अड्डे तक पहुंचने में मदद जरूर करेगा। अल शिफा अस्पताल की हालत देखकर ही पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। अरब देशों की जनता गुस्से से भरी हुई है और अब इजरायल एक नहीं बल्कि अल शिफा जैसे हालात कई अस्पतालों में पैदा करने जा रहा है। अल शिफा अस्पताल के बाद अब गाजा के इंडोनेशिया अस्पताल पर जबरदस्त हमला शुरू हो चुका है। पूरे अस्पताल को घेर लिया गया है। अस्पताल के आसपास तोपखाने लगा दिए गए हैं और फिलीपींस के अखबार जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं उसके मुताबिक अस्पताल के अंदर दहशत इतनी ज्यादा है कि लोग बेहोश होकर गिर रहे हैं। आखिर क्या चल रहा है इंडोनेशियाई अस्पताल के अंदर, पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे। एक तरफ गाजा पट्टी पर आफत टूट पड़ी है और दूसरी तरफ जॉर्डन के बादशाह और उनके वारिस यानी उनके बेटे गाजा पट्टी के लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। हमास की ताकत को इजरायल इस कदर नस्तोनाबूद कर रहा है कि पिछले 72 घंटे से इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर एक भी मिसाइल अटैक नहीं हुआ था। और जब सोमवार को तेल अवीव पर एक मिसाइल अटैक हुआ तो जहां से मिसाइल अटैक हुआ उस रॉकेट लॉन्चर को भी गाजा के अंदर जाकर इजरायल ने तबाह कर दिया है। गाजा पट्टी के अंदर की युद्ध की सारी खबरें आपको देंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे इंडोनेशियाई अस्पताल के दहशत भरे दावों से। दरअसल गाजा पट्टी के अंदर स्थित इंडोनेशियाई अस्पताल इंडोनेशिया की सरकार और फिलिस्तीन की सरकार के बीच दोस्ती का एक बेजोड़ नमूना है और इंडोनेशिया की सरकार की मदद से ही ये अस्पताल खोला गया था ताकि गाजा में मरीजों का इलाज हो सके। लेकिन अब इस अस्पताल के अंदर और बाहर एक बड़ी लड़ाई चल रही है। फिलिस्तीन के अखबारों से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक गाजा पट्टी के इंडोनेशियाई अस्पताल में इस वक्त करीब 700 मरीज हैं और करीब 5000 लोगों ने अस्पताल के अंदर शरण ले रखी है। अस्पताल के आसपास के इलाके में लगभग 10,000 लोगों ने शरण ले रखी है। अगर अस्पताल के कर्मचारियों की संख्या को भी मिला लें तो गाजा के इंडोनेशियाई अस्पताल और उसके आसपास के पूरे इलाके में करीब 20,000 लोग फंसे हुए हैं। और इन 20,000 लोगों को इजरायल की डिफेंस फोर्स ने घेर लिया है। फिलिस्तीन के अखबार जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं उसके मुताबिक इंडोनेशियाई अस्पताल को इजरायल ने अपने तोपखाने से घेर रखा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रबंधक मुन्नेर अल बुर्रा ने इंडोनेशियाई अस्पताल का आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रबंधक का कहना है अस्पताल के बाहर निकलने की कोशिश जो भी कर रहा है उसको इजरायल डिफेंस फोर्स गोली मार दे रही है। कई लोग मारे जा चुके हैं और उनकी लाशें इंडोनेशियाई अस्पताल के बाहर पड़ी हुई हैं। इन लाशों को कफन ओढ़ाने वाला भी कोई नहीं है। अस्पताल के अंदर लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि जो पीड़ित हैं और जो मरीज हैं वो खड़े खड़े गश खाकर फर्श पर गिर रहे हैं।
अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इजरायल डिफेंस फोर्स गाजा पट्टी के अस्पतालों को निशाना क्यों बना रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही ये कह चुके हैं कि हमास के आखिरी आतंकवादी के मारे जाने तक जंग जारी रहेगी और इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से ये कहा जा चुका है कि गाजा पट्टी के अस्पतालों को आतंकवादी अपने बचाव के लिए मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और इसीलिए इजरायल डिफेंस फोर्स अल शिफा के बाद अब इंडोनेशियाई अस्पताल पर भी हमला शुरू कर चुका है। गाजा पट्टी की हालत इस वक्त ये है कि अब तक 13,300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। फिलिस्तीन के अखबारों के मुताबिक इनमें से 5,600 से ज्यादा बच्चे हैं। गाजा पट्टी के अंदर 87 मस्जिदें इजरायल पूरी तरह से ध्वस्त कर चुका है और 170 मस्जिदें क्षतिग्रस्त हुई हैं। गाजा में एक बहुत बड़ा नरसंहार हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने पत्रकारों के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि गाजा पट्टी में कोई नरसंहार नहीं हो रहा। ये पूरा बयान आपको सुनाएंगे और इसके आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे जॉर्डन भी गाजा पट्टी के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। लेकिन सबसे पहले अमेरिका के उस पाखंड के बारे में बताना जरूरी है जो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में जब पुतिन की मिसाइल यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रही थी और करीब 1,000 यूक्रेनी बच्चे हताहत हुए थे, तब ही अमेरिका ने यह कहना शुरू कर दिया था कि पुतिन नरसंहार कर रहे हैं। लेकिन गाजा पट्टी के अंदर हजारों मौतों के बाद भी अमेरिका इसे नरसंहार नहीं मान रहा। यह अमेरिका के दोहरे मापदंडों का बुक टेक्स्ट एग्जाम्पल है। Hamas wants, make no mistake about it, is genocide. They want to wipe Israel off the map. They've said so publicly, more than one occasion. In fact, just recently. And they've said that they're not going to stop. What happened on the 7th of October is going to happen again and again and again. And what happened on the 7th of October? Murder, slaughter of innocent people in their homes or at a music festival. That's genocidal intentions. मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि यूक्रेन की घटनाओं को नरसंहार मानना और गाजा पट्टी के मौतों को नजरअंदाज करना वैश्विक पाखंड है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अब तक गाजा पट्टी के अंदर 30,000 से ज्यादा लोग घायल हैं और गाजा पट्टी के अस्पतालों की हालत क्या है ये पूरी दुनिया को नजर आ रही है। जॉर्डन ने गाजा पट्टी के घायल लोगों के लिए इजिप्ट के अंदर एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया है। किंग अब्दुल्ला के बेटे खुद इस अस्पताल की निगरानी करने के लिए गए, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फील्ड हॉस्पिटल में मात्र 40 बेड हैं, जबकि गाजा के अंदर 30,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। और इन हालात में एक फील्ड हॉस्पिटल में मात्र 40 बेड का इंतजाम लोगों के लिए क्रूर मजाक है। مش سهله بس اهم شيء المعنويات تضل عاليه ان شاء الله. احنا زي ما بنعرف الجيش العربي ما شاء الله احنا دائما بنقوم بالواجب واقل شيء بنقدر نعمله انه نحاول نساعد اخواننا في غزه وفلسطين. فاكيد بدنا نعمل اكثر دائما بس انتم ما شاء الله يعني فرصه انكم تساعدوا الناس ونقدم الشيء اللي هم محتاجين ان شاء الله. احنا كلنا فخورين فيكم وراح نتابع كل الامور اول باول. اهم شيء التنسيق بيناتكم والمعنويات تضل عاليه. इससे पहले भी जब जॉर्डन का एक विमान इजरायल की परमिशन लेकर इजरायल के आसमान से गुजरता हुआ गाजा पट्टी में राहत सामग्री लेकर गया था, तो जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने ट्वीट के माध्यम से इसे अपनी एयरफोर्स की बहुत बड़ी कामयाबी और बहादुरी बताई थी। ये भी एक तरह से गाजा पट्टी के लोगों के साथ मजाक ही था, क्योंकि इजरायल की परमिशन से इजरायल के आसमान में जॉर्डन का विमान ले जाना कोई बहादुरी नहीं है। देखिए, एक तरफ तो इजराइल गाजा में अस्पताल पर खौफनाक हमले कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसे खुद पर हमास और हिजबुल्लाह के अटैक का भी डर सता रहा है। इसलिए अब बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी स्पेशल फोर्स को इस महाजंग में उतार दिया है। कहा जाता है कि इजराइल की इस फोर्स के कमांडो ऐसी मौत देते हैं कि दुश्मन देखकर ही दम तोड़ देते हैं।
हमास के खिलाफ इजरायल का सबसे भरोसेमंद हथियार मोसाद फेल हो चुका है। इजरायल की सबसे एलीट यूनिट शिन बेत पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। इजरायल की आर्मी अब तक हमास का पूरी तरह से सफाया कर पाने में नाकाम साबित हुई है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने इजरायल पर चढ़ाई करने का इरादा पक्का कर लिया है। ऐसे में नेतन्याहू को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमला किया था। उसके फौरन बाद ही इजरायल के प्रधानमंत्री ने जंग का ऐलान कर दिया और कसम खाई कि वो अब हमास और उसके हमदर्दों का नामो निशान मिटाकर ही दम लेंगे। नेतन्याहू ने जब अपनी उस यूनिट को हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ उतारने का फैसला किया जिसका ट्रैक रिकॉर्ड 100% है, इजरायल ने युद्ध में अपनी यूनिट नंबर 504 को उतार दिया है। यूनिट नंबर 504 यानी वो कमांडो टीम जो एक हमले में 50 दुश्मनों को मारती है और फिर बाकी 500 दुश्मन हमला देखकर दम तोड़ देते हैं। यानी ये दुश्मनों को इतनी दर्दनाक मौत देती है कि 10 गुना दुश्मन देखकर मर जाते हैं। यूनिट नंबर 504 ने गाजा में मोर्चा संभाल लिया है। हाईटेक हथियारों से लैस 504 यूनिट के सैनिक चुन चुन कर हमास के लड़ाकों को मार रही है, टैंक से अटैक कर रही है, बिल्डिंग से दुश्मनों पर गोलियां बरसा रही है, हर उस बिल्डिंग में जाकर हमास को ढूंढ ढूंढ कर उनका खात्मा कर रही है। हमास का छुपना मुश्किल सा हो गया है। हमास के सामने मौत है और यूनिट नंबर 504 इसकी पूरी गारंटी के साथ गाजा में उतरी है। डेढ़ महीने का युद्ध अब और भीषण हो गया है। दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही है, युद्ध चल रहा है। इजरायल गाजा पर टैंक से हमला कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है। उसकी आर्मी गाजा में घुसकर हमास के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। लेकिन नेतन्याहू की मोसाद और शिन बेत जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, वो शुरुआत में ही जैसे हमास के सामने सरेंडर कर गए। अपने प्रधानमंत्री की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है। इजरायल की सेना ने उत्तरी गाजा में कई जगहों पर कब्जा तो किया, लेकिन हमास के जवाबी अटैक को संभालना मुश्किल हो गया। हमास की तरफ से उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। हमास गुरिल्ला युद्ध लड़ रहा है। यही वजह है कि गाजा में चल रहे युद्ध में इजरायल के 70 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। ये इजरायल के उन सैनिकों के अंतिम संस्कार की तस्वीरें हैं जिन्हें युद्ध के दौरान हमास के लड़ाकों ने मार दिया। इसमें 23 साल के सैनिक माज केरेट बत्तिया भी शामिल थे, जिसे हमास के लड़ाकों ने मार दिया। माज केरेट गाजा में अपने साथी सैनिकों के साथ हमास के खिलाफ मोर्चे पर थे। तभी एक ऐसा हमला हुआ कि जान बचाकर भागने की नौबत आ गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। वो जिस ऑपरेशन का हिस्सा थे उसमें इजरायल के एक लेफ्टिनेंट रैंक के अफसर की भी मौत हुई है। एक तरफ इस ऑपरेशन में इजरायल को सैनिकों की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, दूसरी तरफ उसके हथियार भी हमास और हिजबुल्लाह के निशाने पर हैं। युद्ध के दौरान हमास और हिजबुल्लाह ने चुन चुन कर इजरायल के सबसे बेहतरीन टैंक मरकावा को फोड़ा। इन तस्वीरों को पूरी दुनिया ने देखा जब हिजबुल्लाह और हमास ने इजरायल के टैंक पर अटैक किया। हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक मिसाइल से इजरायल के टैंक को निशाना बनाया था, तो हमास ने यासीन रॉकेट इजरायल के टैंक पर दागे। क्या ऐसे ही हमले अब यूनिट नंबर 504 को भी झेलने पड़ेंगे? (1973) में योम किप्पुर युद्ध के बाद इजरायल को यह समझ में आ गया था कि उसकी डिफेंस फोर्स की इंटेलिजेंस मिस्र और सीरिया के हमलों का पता लगाने में नाकाम रही है। तब सरकार ने मोसाद और शिन बेत को मजबूत करना शुरू किया। इसका मकसद था कि कई एजेंसियां कई तरह की जानकारियां इकट्ठा करेंगी।
अगर एक चूक भी जाती है तो दूसरी खतरे का पता लगा लेगी। लेकिन 7 अक्टूबर को हमास ने अचानक इजराइल पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद से ही लगातार मोसाद पर सवाल उठने लगे। उसको फेल करार दे दिया गया। एक समय मोसाद और शिन बेत लेबनान में सक्रिय थी। यूनिट 504 भी एक समय यही थी। बाद में मोसाद का फोकस ईरान और इंटरनेशनल आतंकियों पर हो गया। वहीं शिन बेत को गाजा से जुड़ी जिम्मेदारी मिली। यूनिट 504 ने गाजा के अपने जासूसों को शिन बेत के हवाले कर पूरा फोकस लेबनान पर लगा दिया और अब हमास और इजराइल के युद्ध में 504 यूनिट की एंट्री हो चुकी है। लेकिन इजराइल की यूनिट नंबर 504 को सिर्फ गाजा में हमास की ही नहीं बल्कि लेबनान बॉर्डर की भी जिम्मेदारी मिली हुई है। इजराइल पर गाजा से तो टक्कर मिल ही रही है, लेबनान बॉर्डर भी उसके लिए सिरदर्द बना हुआ है। ऐसे में इजराइल फंस गया है कि वो गाजा संभाले या लेबनान बॉर्डर पर फोकस करे। नेतन्याहू को इस वक्त सबसे बड़ा डर यह सता रहा है कि अगर मोसाद और शिन बेत की तरह यूनिट नंबर 504 को भी उस लेवल पर कामयाबी नहीं मिली तो क्या होगा, जिससे पूरे इजराइल को उम्मीद है। अगर यूनिट नंबर 504 पूरी तरह से फेल हो गए तो कौन बचाएगा? विकल्प क्या होगा? इजराइल को इस वक्त हमास और हिजबुल्लाह ने पूरी तरह घेर लिया है और इसमें उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी और एलीट यूनिट फेल साबित हो रही है। लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। ये उत्तर इजराइल के लेबनान बॉर्डर की तस्वीरें हैं। यहां हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने आईडीएफ के बेरानेट बेस पर हमला किया और उसे तबाह कर दिया। इजराइल की आर्मी की तरफ से बताया गया कि लेबनान के बॉर्डर से एक के बाद एक हमले किए गए। हालांकि इजराइल के लिए इसमें राहत की बात यह रही कि उसके किसी भी सैनिक को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। इजराइल को यह भी पता है कि हमास और हिजबुल्लाह के पास जब तक हथियार रहेंगे तब तक उसकी जमीन पर हमले होते रहेंगे। लिहाजा इजराइल के निशाने पर हमास के हथियार गोदाम है। इस तस्वीर को आईडीएफ ने जारी किया है। Hello, Moto.